नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है ये। चैप्टर का नाम है प्रशासनिक संगठन, अर्थव्यवस्था और समाज। चैप्टर को हम दो भागों में बांटेंगे, क्योंकि चैप्टर के पहले भाग में यह बताया गया है कि जब मौर्य भारत पर शासन कर रहे थे, मौर्य बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे जो राजा शासन कर रहे थे, उस समय वो उनका प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था। यानी कि जब मौर्य भारत पर रूल कर रहे थे तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी उनकी, और समाज कैसा था। मौर्यों के बाद यानी कि मौर्योत्तर काल में जो राजा आए, उनका प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, ये चैप्टर के दूसरे भाग में बताया जाएगा। यानी कि चैप्टर को हम कितने भाग में बांट रहे हैं? दो भाग में बांट रहे हैं। पहले भाग में हम पढ़ेंगे कि जब मौर्य भारत पर शासन कर रहे थे तो उस समय का प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था। फिर मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, और कौन कौन शासक वंश शासन कर रहे थे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मौर्यों के बाद जो शासन आया भारत में, कोई एक बड़ा शासक नहीं आया जिसने पूरे के पूरे भारत को कंट्रोल किया हो। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा थे, जैसे शुंग वंश, इंडो ग्रीक राजा, शक राजा, कुषाण वंश। इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे कबीलों के राजा थे यहाँ पर, शक राजा थे, और सप्तवाहन राजा। इन सब के बारे में इस चैप्टर में बाद में बताया जाएगा। बट इन तक पहुँचने से पहले हम जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और साथ ही साथ उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि कुल मिलाकर हमें यह बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर की वास्तव में जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि मौर्य साम्राज्य की आधार कौन था और उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो एज वी नो वेरी वेल, जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब करी थी? 321 BC में। किसको हराकर करी थी? तो घनानंद को। तो आप सभी को बताया, जब मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक था तो उस समय मगध का राजा था घनानंद। ये घनानंद बहुत क्रूर था, अत्याचारी था। ऐसे में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौटिल्य। इस कौटिल्य ने ये सोच लिया कि मैं घनानंद को सत्ता से हटा दूंगा और किसी और को राजा बनाऊंगा। उसकी नज़र किस पे पड़ती है? चंद्रगुप्त मौर्य पर। और वो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद को हरा देता है, और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इसके बाद देखते देखते वो पूरे सिंधु के मैदान को अपने कंट्रोल में कर लेता है, गंगा के मैदान को कंट्रोल में कर लेता है, और भारत का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है पूरा कंट्रोल कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन किया है वो 321 BCE से लगभग 297 BCE तक शासन किया है। किताब में डाटा थोड़ा सा क्या है वो गलत है। यहाँ पर 321 से 273 बिंदुसार के बारे में लिखा है, गलत है, क्योंकि 321 में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापना की थी और 297 BCE तक उसने शासन किया। बिंदुसार की बात करें तो उसने 297 से 273 BC तक शासन किया था। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 तक, 297 से लेकर 273 तक बिंदुसार ने, और उसके बाद उसका राजा, उसके बाद उसका बेटा अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक की बात करें तो जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसे महान राजा की उपाधि दी गई, और वो कई कारणों से महान राजा बना। उसका रीजन था वो चक्रवर्ती राजा बना। चक्रवर्ती का मतलब ये था जिसने पूरे भारत को जीत रखा हो। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में सिर्फ एक ही क्षेत्र रह रहा था, कलिंग। कलिंग को आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, और इस कलिंग को जीतेगा अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने पूरे भारत को लगभग कंट्रोल कर लिया था। साउथ इंडिया को छोड़ दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो उत्तर भारत में जो उड़ीसा आज का है वो कलिंग था। कलिंग को छोड़कर इन्होंने सारा जीत रखा था, और अशोक जब राजा बनेगा 8 सालों में एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करेगा और कलिंग से युद्ध लड़ेगा। और ये इतना खूंखार युद्ध होगा कि लगभग 1 लाख लोग उस समय मारे जाएंगे इस युद्ध में। और जब अशोक इतने बड़े युद्ध को देखेगा तो उसके मन में ये लालसा आ जाएगी, यार नहीं, युद्ध गलत है। और फिर वो क्या करेगा? दयालु राजा बन जाएगा और फाइनली बौद्ध धर्म को फॉलो कर लेगा। तो कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य की बात हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी, बिंदुसार ने उसे आगे बढ़ाया, और राजा अशोक ने उसकी साम्राज्य की सीमाओं को और ज़्यादा मजबूत किया। कुल मिलाकर पुराणों के अनुसार मौर्य शासन लगभग 137 सालों तक रहा। अब बात ये आती है, मौर्य थे कौन? इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से? ये कौन सी जाति के थे, कौन से वर्ण से थे? तो कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण थे, कुछ कह रहे हैं क्षत्रिय थे, कुछ कह रहे हैं वैश्य थे, कुछ कह रहे हैं शूद्र हैं। इनकी वास्तव में इनके वर्ण के बारे में नहीं पता। कुल मिलाकर बस हमें इतना तो पता है कि ये थे तो राजा। तो देखिए, तो इससे पता चलता है कि जाति और वर्ण कुछ नहीं होता। मैटर ये करता है कि आपके अंदर योग्यता कितनी है और उन योग्यताओं के दम पर आप क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने
अलग अलग आधार पर मौर्यों की उत्पत्ति और जाति पर बहस की है। ब्राह्मणवादी स्रोतों के अनुसार मौर्य जो थे वो शूद्र थे, यानी कि जितने ब्राह्मणीय ग्रंथ हैं वो मौर्यों को शूद्र बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक ना किताब है मुद्रा राक्षस, ये किताब ना विशाखा दत्त ने लिखी है। तो विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस किताब है एक नाटक है, और इसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त की माँ जो थी वो एक गुलाम महिला थी और उसका नाम था मुरा। तो यानी कि चंद्रगुप्त की जो माँ थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी वो थी दासी, और उसका नाम क्या था, मुरा। इस मुरा के नाम से ही इनका नाम मौर्य पड़ा है। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई, कि ये कोई उच्च वंश से नहीं थे। श्रीलंका का एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। जबकि मुद्रा राक्षस नाम का जो नाटक है जो कि विशाखा दत्त ने लिखा है, उसमें बताया गया कि ये क्या थे, एक दासी पुत्र थे। इसी प्रकार से एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त को मयूर पोषक बताया गया है। तो इन सबसे पता चलता है कि जो मौर्य थे शाही वंश से नहीं थे, ये किसी गरीब परिवार से ही थे, ठीक है। और उनकी जाति का अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य जिसने लगभग 137 सालों तक भारत पर शासन किया, तो उसने शासन किस तरीके से भारत पर किया, उसका प्रशासन कैसे चलाया जाता था, इस प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। जैसे प्रशासन की बात की जाए तो आज अगर हम प्रशासन की बात करें तो आज प्रशासन कैसे चलाया जाता है भाई। तो अगर आज प्रशासन की बात करोगे तो एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होते हैं अपने अपने राज्यों के, राज्यपाल होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये सब मिलकर आज देश चला रहे हैं। हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि मौर्य टाइम पर देश को कैसे चलाया जाता था और हमें ये सारी जानकारी मिलती कैसी है। तो जब आप कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र को पढ़ोगे, मैगस्थनीज की किताब इंडिका को पढ़ोगे और अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ोगे, तो इनमें बहुत खुलकर बात की गई है कि मौर्यों का शासन कैसे चलाया जाता था। यानी कि मौर्यों के शासन के बारे में जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है, किन सोर्सेज से मिलती है, किन स्रोतों से मिलती है। तो मौर्यों के बारे में जो हमें सोर्स मिले हैं वो सोर्स ये है कि एक किताब है अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा है, एक किताब है इंडिका जिसे मैगस्थनी ने लिखा है, और एक बहुत सारे अभिलेख हैं अशोक के, ठीक है। और इन अभिलेखों से हमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र एक पहला ग्रंथ है, अर्थशास्त्र पहली किताब है जिसमें राज्य और उसके कार्यों को परिभाषित किया गया है, यानी कि राजा के क्या काम होने चाहिए, मंत्रियों के क्या काम होने चाहिए, ये सारे काम जो है, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, यानी कि गुप्तचर विभाग कैसा होना चाहिए, ये सब अर्थशास्त्र में लिखा है। इस किताब को कौटिल्य ने लिखा है, जिनका एक नाम चाणक्य भी है, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें 15 खंड हैं और 1905 में आर रामा शास्त्री ने कुछ किताबें श्याम शास्त्री भी लिखती हैं, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था, इसकी खोज की थी। इसी प्रकार से मैगस्थनीज की जो इंडिका है, मैगस्थनीज ने भारत की यात्रा करी, उसमें जो अनुभव थे वो बताए, और इस किताब को पढ़कर हमें मौर्यों के प्रशासन के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से मौर्य प्रशासन के बारे में हमें अशोक के 14 शिलालेख और 6 स्तंभ लेखों से भी पता चलता है। तो ये तो बात हो गई सोर्सेज की। अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि राज्य के 7 अंग होते हैं, जिसमें राजा होता है, मंत्री होता है, जनपद होता है, दुर्ग होता है यानी किले होते हैं, कोष यानी खजाना होता है, दंड यानी कि जो सजाएं दी जाती हैं, मित्र। तो इन सातों से मिलकर एक देश बनता है। तो एक देश के कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं, राज्य के 7 अंग होते हैं। सबसे पहला राजा जो डिसीजन लेगा, मंत्री जो उसकी सहायता करेगा, जनपद यानी कि जनता, दुर्ग यानी कि किले जहाँ से रक्षा की जाएगी, कोष यानी कि खजाना, दंड यानी कि न्याय, मित्र यानी कि सहयोगी। अब तक बात सिर्फ इतनी सी बनी है कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई और मौर्यों के बारे में हमें किन सोर्सेज से पता चलता है। मैटर यहाँ से शुरू होता है कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो जब मौर्य शासन कर रहे थे उस समय मेन पावर किसके पास थी, राजा के पास थी। तो मौर्य काल में राजा एक निर्णायक शक्ति था, अंतिम शक्ति उसी के पास थी, सारे डिसीजन वही लेता था। उससे अपेक्षा की जाती की थी वो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। यहाँ पर धर्म का मतलब ये है कि लोगों में ह्यूमैनिटी की स्थापना होगी, कोई किसी को सताएगा नहीं, चोरी नहीं होगी, चकारी नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। तो इस तरीके से राजा वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना करेगा। इसके अलावा राजा जो है प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालेगा, राजा की खुशी प्रजा की खुशी होगी, प्रजा की खुशी राजा की खुशी होगी, राजा हर तरीके से प्रजा को लाभ देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैगस्थनीज की किताब और कौटिल्य की किताब को पढ़कर पता चलता है कि मौर्य काल में जो राजा था वो असीम सत्ता का प्रयोग करता था और वो अपनी प्रजा को बिल्कुल बच्चों की तरह पालता था। ये राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, राजकोष की सुरक्षा की जाती थी, मंत्रियों को निकाल भी दिया जाता था, लोगों के कल्याण के लिए जो एक्टिविटी होती थी वो भी राजा करता था।
अपराधों के लिए दंड का प्रावधान भी राजा करता था कि किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। अशोक के अगर शिलालेखों को पढ़ोगे, यानी कि पहला शिलालेख जो है, दूसरा शिलालेख है, उसमें बताया गया है कि प्रजा के प्रति राजा का रवैया पिता के समान होना चाहिए। 8वें शिलालेख में अशोक को देवनाम यानी कि देवताओं का प्रिय उपाधि दी गई है। तो यानी कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन था? राजा था। और राजा के कार्य जो आपको पता ही है, आप लिख देंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं अमात्य। अमात्य होते हैं मंत्री। अर्थशास्त्र किताब में लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य हो वो बिना सहायकों के नहीं चल सकता। अकेला राजा किसी भी देश को नहीं चला सकता। एक राजा की हेल्प के लिए एक बहुत बड़ी पावर चलती है पीछे पीछे उसके, और वो अमात्यों की होती है, मंत्रियों की होती है, जिन्हें राजा के रथ का पहिया कहा जाता है। अगर योग्य मंत्री ना हो तो राज्य ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो अमात्य एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी भी आते हैं, परामर्शदाता यानी कि जो राजा को सलाह देते हैं वो भी आते हैं, और अलग अलग विभागों के जो हेड होते हैं वो भी आते हैं। जब आप अमात्य की बात करते हो तो इसमें मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिपरिषद आती है, उच्च स्तर के अधिकारी आते हैं, वो लोग होते हैं जो राजा को सलाह देते हैं। इन सब का ग्रुप अमात्य कहलाता है, और इन सब के बिना देश नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा मंत्री एक विशेष शब्द था जो राजा को सलाह देता था। ऐसी मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। अशोक के तीसरे शिलालेख में बहुत अच्छे से अधिकारियों के बारे में लिखा गया है कि एक अधिकारी था युक्त। छठे शिलालेख में भी बताया है कि अगर किसी अधिकारी के बीच में, किसी मंत्री के बीच में कोई विवाद हो जाए तो राजा को तुरंत पता चलना चाहिए। मंत्रिपरिषद की भूमिका राजा को सलाह देने की थी। अशोक के शिलालेखों में कुछ और बड़े पदों की बात की गई है, और उन बड़े पदों में से एक पद है महामात्र, जिनमें से एक था अंत महामात्र जो सीमांत क्षेत्रों को चलाता था, एक था इत्ती झक महामात्र जो महिला कल्याण विभाग के लिए नियुक्त किया गया था, एक था नगल व्यूहालक महामात्र जो नगर प्रशासन को चलाता था, एक था धम्म महामात्र जो ये देखता था कि प्रजा राजा के आदेशों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ ये रहे हैं कि मौर्य टाइम पर प्रशासन कैसे चल रहा है, और प्रशासन को कंट्रोल कौन कर रहा है? राजा। राजा की सलाह, राजा को सलाह देने के लिए, राजा को सहायता देने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग काम कर रहा है, और उस वर्ग का नाम है अमात्य। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सैनिकों की है। सेना राज्य का सबसे प्रमुख अंग होती है, और मौर्य साम्राज्य में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सैनिकों की आवश्यकता थी। यह माना जाता है कि मौर्य टाइम पे लगभग 6 लाख सैनिकों वाली एक बड़ी सेना थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे क्षेत्रों को कंट्रोल कर लिया है। यह माना गया है कि 6 प्रकार की सेना थी। पहला मंडल नौसेना का था, यानी कि जो पानी के अंदर रहती है। दूसरा मंडल जो बैलगाड़ी के द्वारा सेना की देखभाल करता था। तीसरा मंडल पैदल सेना का था, यानी कि पायकों का था। चौथा मंडल घुड़सवारों का था, रथों का था पांचवा मंडल, और छठा हाथियों का। प्रत्येक सेना के लिए एक अध्यक्ष होता था, जिनका नाम नवाध्यक्ष, गौ अध्यक्ष, पत्याध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष इस प्रकार से होता था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? राजा के पास है। राजा को सलाह कौन दे रहा है? अमात्य दे रहा है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सैनिकों की है। सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियां हैं, पैदल सैनिक हैं, रथ वाले सैनिक हैं, घोड़े वाले सैनिक हैं, हाथी वाले सैनिक हैं, नौसंचालन है, खान पान का प्रबंध रखने के लिए हैं, और जो गोदाम है उसकी रक्षा करने के लिए भी अलग अलग अधिकारी रखे गए हैं। सेनापतियों का उल्लेख किया गया है जो पूरी की पूरी सेना को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको वेतन 48,000 पर्ण दिया जा रहा है उस समय पर। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि एक और अधिकारी की बात की गई है जिसका नाम है आयुधगार अध्यक्ष, जहां पर हथियार रखे जाते हैं वहां का अध्यक्ष था ये। तो यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन आएगा मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताइए। सबसे पहले आप राजा के बारे में बताएंगे, फिर अमात्य के बारे में बताएंगे, फिर सेना के बारे में बताएंगे। अब बताओगे आप गुप्तचर विभाग के बारे में। तो देखो, राजा के जासूस हर जगह फैले होते थे। वो मंत्रियों पर भी नजर रखते थे और दुश्मनों पर भी नजर रखते थे, जनता में भी नजर रखते थे। और कोई भी राजा जब तक शासन कर सकता है जब तक उसे सबकी खबर हो कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसके लिए गुप्तचर होने ही चाहिए। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि एक गुप्तचर प्रणाली होनी ही चाहिए। गुप्तचर प्रणाली को 2 भागों में बांटते हैं, एक स्थिर गुप्तचर और एक गतिशील गुप्तचर। गतिशील जो गुप्तचर होंगे वो क्या होंगे? वो समाज में जाएंगे, यानी कि फील्ड में जाएंगे, और वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, और वो आकर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्थिर गुप्तचर को देंगे, जो कि अपने ऑफिस में बैठेगा। गुप्त सेवाओं के प्रमुख को समाहर्ता कहते हैं, यानी गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे? समाहर्ता उस टाइम पे। इसका कार्य टैक्स को इकट्ठा करना भी होता था, यानी कि राजस्व को इकट्ठा करना भी होता था। तो गुप्तचर बहुत सारी जानकारियां लेकर आते थे और स्थिर गुप्तचर के पास भेजते थे। फिर वो राजा को ये सारी बातें बताता था कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं।
गुप्तचरों का काम था मंत्रियों पर नजर रखना, सरकारी अधिकारियों पर रिपोर्ट तैयार करना, नागरिकों की फीलिंग राजा के प्रति कैसी है ये देखना, कहीं कोई विद्रोह वगैरह तो नहीं कर रहा है, विदेशी राजाओं के रहस्य जानना। जो गुप्तचर विभाग में होते थे उन्हें अलग अलग भेष धारण करने पड़ते थे। कई बार वो सन्यासी भिक्षु बनकर जाते थे दूसरे क्षेत्रों में, वहाँ के बारे में जानने के लिए। छात्र बनकर जाते थे, गृहस्वामी बनकर जाते थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग जाते थे। अशोक के अभिलेखों में कुछ वर्ड मिले हैं, प्रतिवेदक और पुलेशनी। ये भी गुप्तचर विभाग से ही थे, जो राजा को जनता के विचार बताते थे कि जनता राजा के बारे में क्या सोच रही है। प्रतिवेदक शब्द जो था वो गुप्तचरों के लिए था, और पुलेशनी शब्द का प्रयोग उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए किया गया था। इसके अलावा क्लासिकल किताबें पढ़ोगे तो उसमें मौर्य प्रशासन के लिए सबसे जो विश्वसनीय यानी कि जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रहता था उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया गया था एपिस्कोपेई। तो जो सबसे विश्वसनीय लोग होते थे, मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन होते थे, उनके लिए एपिस्कोपेई शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मौर्य प्रशासन में टॉप लेवल पर कौन है? राजा, फिर कौन है? अमात्य, फिर कौन है? सेना, फिर कौन है? गुप्तचर। अब देखो कोई भी जो क्षेत्र है वो जब तक नहीं चल सकता जब तक उसके पास राजस्व के सोर्स ना हो, यानी कि टैक्स ना मिल रहा हो उसे। तो राजस्व प्रशासन कैसे होगा? तो अधिकारियों के रखरखाव के लिए भाई संसाधनों की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है, वो कहाँ से प्राप्त करोगे? तो राजस्व संग्रह के लिए 7 प्रमुख थे। एक किलेबंदी यानी कि शहरी क्षेत्रों से जो टैक्स को वसूला जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से टैक्स वसूला जाएगा, जो माइनिंग एरिया होगा यानी कि जहाँ पर खानें होंगी वहाँ से टैक्स वसूला जाएगा, सिंचाई परियोजनाएं चले जाएंगी वहाँ से टैक्स वसूला जाएगा, वनीय क्षेत्र से, चारागाह क्षेत्रों से, व्यापारी मार्ग से। तो अलग अलग तरीके से टैक्स की वसूली की जाती थी जिससे इनका राजस्व चलता था। और ये ऐसा नहीं कि खाली यहाँ से कमाई की जाती थी, ये सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी कि व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दुख ना होना चाहिए, व्यापारियों को सामान लूटा नहीं जाना चाहिए, व्यापारियों को व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं के लिए नहरों का निर्माण कराया जाता था, झीलों का निर्माण करवाया जाता था ताकि किसानों के खेत ना सूखें। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान की जाती थी, ये नहीं कि फ्री फंड में टैक्स लिए जा रहे हैं, काम भी करते थे। तो कह रहा है सभी संसाधनों के संग्रह के लिए अपने अपने क्षेत्र होते थे। शहरों में जुर्माना भी लगाया जाता था, बिक्री कर भी लगाया जाता था, शराब की बिक्री पर भी टैक्स लगाया जाता था, अमीरों पर भी एक प्रकार का इनकम टैक्स लगाया जाता था। अर्थशास्त्र में लगभग 22 टाइप के जो टैक्स हैं उनकी बात की गई है। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य में टैक्स सिस्टम था। सड़क और जल मार्ग पर भी टैक्स लगाया जाता था, यात्रियों पर भी टैक्स लगाया जाता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी टैक्स लगाया जाता था। यह माना जाता है कि मौर्य काल में जो कृषि कर था वो 1/6 भाग था, यानी कि 1/6 भाग उपज का राजा को देना ही पड़ेगा। इसके अलावा किसान, व्यापारी, कारीगर और वेश्याओं पर भी कई बार कर लगाया जाता था इमरजेंसी के टाइम पर, अदरवाइज नहीं। तो ये तो बात होगी राजस्व आंकड़ों की। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो न्याय व्यवस्था आती है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखी हैं। न्याय व्यवस्था की बात करें तो देखो किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक राजा चाहिए, राजा की सहायता के लिए मंत्री चाहिए, राज्य की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए, और इन सबको चलाने के लिए पैसा चाहिए। लोग राजा के बारे में क्या सोच रहे हैं इसके लिए गुप्तचर चाहिए। और आगे हमें क्या चाहिए? न्याय व्यवस्था, यानी कि डिसीजन कौन लेगा अगर कहीं विवाद हो गया तो वैसे तो जो न्याय व्यवस्था थी वो राजा के अंडर में ही थी, लेकिन फिर भी राजा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रखी थी। इन न्यायाधीशों को मौर्य टाइम पे धर्मस्थ और प्रादेष्ट्री कहा जाता था। सारे के सारे अपराधियों के दमन यही खत्म करते थे, लेकिन फिर भी कोई असंतुष्ट है तो राजा के पास जा सकता है। अर्थशास्त्र में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई है। जैसे कोई अगर विवाह के कानून का उल्लंघन कर रहा है, तलाक ले रहा है, हत्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है, गलत तरीके से मापतौल कर रहा है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सजाएं थीं और अपराधों की सुनवाई भी अलग तरीके से होती थी। 2 प्रकार के न्यायालय थे मौर्य टाइम पर। एक थे धर्मास्थैर्य न्यायालय, इसमें व्यक्तिगत विवादों का फैसला लिया जाता था, यानी कि 2 व्यक्तियों में अगर विवाद है तो उनका फैसला कहाँ होगा? धर्मास्थैर्य न्यायालयों में। दूसरे न्यायालय थे कंटक शोधन न्यायालय। अब ये क्या थे? जैसे मान लो किसी अधिकारी के प्रति कोई विवाद है किसी साधारण व्यक्ति का, तो व्यक्ति और राज्य से संबंधित जो विवाद थे वो कहाँ जाते थे? कंटक शोधन कार्यालय न्यायालय में। तो न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही है प्रशासन में, उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन न्याय व्यवस्था कुल मिलाकर थी राजा के अंडर में। विभिन्न प्रकार की अदालतें थीं, ठीक है, जिसमें से 2 अदालतें मुख्य हैं, धर्मास्थैर्य और कंटक शोधन। अब हम बात करते हैं सजा की। तो जुर्माने लगाने से लेकर अंगों को काटने और मृत्यु दंड तक की सजाएं दी जाती थी। हालांकि ज़्यादा गहरे जो ज़्यादा खतरनाक अपराध थे उन्हीं के लिए इतनी तगड़ी तगड़ी सजाएं दी जाती थी, अदरवाइज नहीं। ब्राह्मणों को शूद्रों की तुलना में कम सजाएं दी जाती थी। अब हम बात करते हैं नगरों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था।
हम सभी को पता है एक नगरीय क्षेत्र होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो कृषि मुख्य अर्थव्यवस्था होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में व्यापार किया जाता है। तो इसलिए शहरी क्षेत्रों का प्रशासन भी अलग तरीके से होता है और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम नगरीय प्रशासन की बात करें तो इसके बारे में हमें मैगस्थनीज की किताब इंडिका से पता चलता है कि मौर्यों में अगर हम केंद्रों की बात करें तो नगरों में एक अधिकारी था जिसका नाम था अष्टिनोमाई। तो अष्टिनोमाई नाम का जो अधिकारी था ये केंद्रों नगर पर कंट्रोल करता था और इसकी सहायता के लिए 6 अलग अलग कमेटियां थीं और हर कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे जो इसकी सहायता करते थे। पहली कमेटी जो थी ये इंडस्ट्रीज़ को देखती थी, शिल्प कलाओं को देखती थी और ये देखती थी कि वहाँ पर लोगों को मजदूरी कितनी मिल रही है, काम धंधा सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी जो कमेटी थी ये विदेशियों को देखभाल करती थी, उनके कार्यों को देखती थी, उनके भोजन रहने और सुरक्षा की व्यवस्था करती थी। तीसरी जो कमेटी थी वो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी, कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई, जैसे आज बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं, ऐसे। चौथी समिति का काम था व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना कि लोग गलत तरीके से माप तौल तो नहीं कर रहे हैं, मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, ये काम चौथी समिति का था। पांचवी कमेटी का काम था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, नई और पुरानी वस्तुओं पर पहचान रखी जाती थी। और छठी कमेटी का काम था बेची हुई वस्तुओं पर टैक्स इकट्ठा करना। तो नगरीय प्रशासन में एक अधिकारी था जिसका नाम था अष्टिनोमोई, नगरीय प्रशासन का यही प्रभारी था। 6 कमेटियां थी, हर कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे और हर कमेटी का अलग अलग काम होता था। अर्थशास्त्र पढ़ने पर हमें शहर की योजनाओं और उसकी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। नगर प्रशासन के प्रमुख को नगरक कहा जाता था, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा है, वो बात मैगस्थनीज में लिखी थी। इसके अलावा स्थानिक और गोप ये उसके अंडर में काम करते थे, किसके, नगरक के। ठीक है भाई। करों का संग्रह छठी समिति करती थी, यानी कि अर्थशास्त्र किताब पढ़ोगे तो उसमें अलग प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता होगा और मैगस्थनीज की इंडिका पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से वर्णन किया गया होगा। कुछ और भी अधिकारी होते थे जैसे बंधन नगराध्यक्ष, ये जेलों की देखभाल करते थे। पुलिस लोगों की सुरक्षा करती थी। केंद्र में काम करने वाले माल का निर्माण करते थे, उसकी देखरेख के लिए लोह अध्यक्ष, सौवर्णिक जैसे अधीक्षक रहते थे, यानी कि लोहे काम करने के लिए लोह अध्यक्ष, सोने वाले काम करने के लिए सौवर्णिक। अर्थशास्त्र में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटियों के बारे में लिखा है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रांतों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो जब आप प्रांतों के प्रशासन की बात करोगे तो प्रांत जो थे उनके प्रमुख थे राज्यपाल, यानी कि प्रांतों को चलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, राज्यपाल की। तो जैसे आज हर राज्य का अपना क्या है, एक राज्यपाल है, तो इस तरीके से राज्यपाल जो था वो नियंत्रण रखता था। प्रांतीय स्तर पर मंत्रियों की परिषद न केवल, यानी कि जो राज्यपाल था ये मंत्री परिषद के अंडर में काम करता था, लेकिन राज्यपालों को फिर भी बहुत सारी पावर दी गई थी। जैसा कि जूनागढ़ के अभिलेख में हमें पता चलता है कि एक राज्यपाल था, इसने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। तो राज्यपालों का भी अपना एक विशेष काम होता था, यहाँ पर कुछ ऐसे ही नाम दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम स्थानीय प्रशासन की, यानी कि लोकल लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट थी उसमें कौन कौन से अधिकारी काम करते थे। तो जिला स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। पूरे प्रदेश पर जो निगरानी रखता था वो प्रादेशिक होता था। जो लिखा पढ़ी का काम करता था रज्जुक होता था। कई बार ये दंड अधिकारी भी होता था, सजाएं भी देता था लोगों को, और इसकी मदद के लिए एक युक्त होता था। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी थे जो जनता को ये देखते थे कि जनता राजा के आदेशों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। जो रज्जुक शब्द है ये रस्सी से निकला है, जिसमें ये होता था कि भूमि को मापने वाला, कि मान लो भूमि से संबंधित कोई विवाद हो गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो किसके अंडर में होगा, तो ये सब देखरेख कौन करता था, ये देखरेख करता था रज्जुक। अब हम बात, इसके अलावा युक्त जो थे वो छोटे अधिकारी थे, ये सहायक अधिकारी थे, सहायता करते थे। ठीक है। कौटिल्य बताता है कि 800 गाँव का एक स्थानीय होता था, 400 गाँव का एक द्रोणमुख होता था, 200 गाँव का एक करवाटिका होता था, 10 गाँवों की एक संग्रहण होता था, और सबसे छोटी इकाई कौन थी, वो गाँव थी। तो कुल मिलाकर हम ये बात करने जा रहे हैं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूछता है तो क्वेश्चन ये बनता है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताओ। तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नंबर 1 पे कौन है, राजा। फिर कौन है, अमात्य, यानी कि राजा को सलाह कौन देंगे, अमात्य लोग देंगे। राजा को सलाह देने के लिए जो अमात्य होंगे, सुरक्षा के लिए कौन होगी, सेना होगी, और लोगों के बारे में जो सूचनाएं इन्फॉर्मेशन है वो गुप्तचर विभाग देगा। टैक्स लगाने के लिए राजस्व प्रशासन होगा, और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था में मजिस्ट्रेट रखे जाएंगे, न्यायाधीश रखे जाएंगे। नगरीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी होंगे जो कि राजा की सहायता करेंगे। अब बात यह आती है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, यानी कि मौर्य साम्राज्य की धारणाएं क्या हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अलग अलग जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी रिसर्च हुई है अब तक,
तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। कुछ कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत अच्छे इस तरीके से स्थापित किया गया था और बिल्कुल सेंट्रल से पावर चलती थी। कुछ कहते हैं नहीं, इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसे एक राजा अकेले नहीं संभाल सकता, तो उसके लिए उसने जो है सत्ता को क्या होगा, बांट रखा होगा। तो सबसे लोकप्रिय विचार ये है कि मौर्यों ने एक समान एक केंद्रीकृत राज्य प्रणाली की स्थापना की थी, यानी कि अगर ये पूरा का पूरा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य है तो ये सारा का सारा कंट्रोल राजा के अंडर में ही था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं इतने बड़े क्षेत्र को राजा अकेले नहीं संभाल सकता। ठीक है, जैसे कुछ किताबें हैं, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है I.W. मैबेट। इन्होंने एक किताब लिखी है प्राचीन भारत में सत्य, मिथक और राजनीति। इसमें इन्होंने ना इस चीज़ पर सवाल उठाया कि यार इतने बड़े साम्राज्य को ना एक अकेला राजा नहीं चला सकता। ऐसे एक बंदा है जेरॉड फुसमैन। तो जेरॉड फुसमैन ने भी एक किताब लिखी है और इसने कहा है कि भाई देखो, इतने बड़े क्षेत्र को कोई ना सेंट्रलाइज नहीं कर सकता, इतने बड़े क्षेत्र को कोई अकेले नहीं चला सकता। खैर, बहुत सारी जो है यहाँ पर स्टडी हुई हैं। कुल मिलाकर ये है कि अभी तक जो स्टडी हुई है उसमें यही माना गया है कि मौर्यों के टाइम पीरियड पर एक केंद्रीकृत नेटवर्क था जिसमें राजा मेन था और सब लोग राजा के अंडर में थे। पूरे के पूरे साम्राज्य को यूनिटी में रख रखा है, एकीकृत बनाए रखा है। राजा का नियंत्रण इस तरीके से है कि उसके निर्देश ही हर जगह लागू हो रहे हैं। चाहे हम अर्थशास्त्र को पढ़ लें, चाहे मैगस्थनीज के इंडिका को पढ़ लें, हमें सब पता चलता है। मौर्य साम्राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां उपजाऊपन ज़्यादा था और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां उपजाऊपन इतना नहीं था। जिन क्षेत्रों में उपजाऊपन ज़्यादा था वहां से टैक्स भी ज़्यादा आता था, वहां के अधिकारी भी अलग थे। जिन क्षेत्रों में उपजाऊपन कम था वहां से टैक्स भी कम आता था, वहां के अधिकारी अलग थे। अशोक ने अपने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए अलग अलग अधिकारियों को रखा था। हिस्टोरियन रोमिला थापर का ये कहना है, उन्होंने किताब लिखी है रोमिला थापर ने, अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज 1961। इस किताब में उन्होंने बताया कि मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत तंत्र के तहत शासित था, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है राजा की तरफ से ही चलाया जाता था। इसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखी है द मौर्याज रिविजिटेड, यानी कि मौर्यों का पुनरावलोकन। इसमें ये कह रही है कि नहीं, साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति के आधार पर बटा था। कुल मिलाकर आपको ये बात याद रखनी है कि मौर्यों पर जो स्टडी हुई है वो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौर्यों का जो शासन है वो सेंट्रलाइज था और कुछ कह रहे हैं नहीं, डिसेंट्रलाइज था। मौर्य टाइम पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, तो ये अब तक हम प्रशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। मौर्य साम्राज्य की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था की इनकम अलग अलग क्षेत्रों से होती थी। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं चलती थी, माइनिंग एरिया थे, वन क्षेत्र थे, व्यापार क्षेत्र थे। इन सबसे टैक्स लगा के राजस्व वसूला जाता था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन उस समय की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही थी। कृषि नीतियों के बारे में बहुत विस्तार से वहाँ चर्चा की गई है। निजी भूस्वामियों को अपना एक हिस्सा राज्य को कर के लिए देना ही पड़ता था। सरकार सिंचाई की सुविधाएं देती थी। सिंचाई की सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर हमें पता चलता है किताबों से, अर्थशास्त्र और इंडिका से, कि नहरों का निर्माण कराया गया, नदियों का निर्माण कराया गया, जलीय परियोजनाएं चलाई गई। लेकिन इसके लिए सिंचाई कर भी लिया गया, क्योंकि भाई सरकार कुछ काम करेगी तो उसके लिए आपसे ही तो पैसा लेगी। नदियों पर बांध बनाया गया, झीलें निर्माण की गई। कौटिल्य की पुस्तक में हमें पता चलता है कि कपड़ा निर्माण, यानी कि खेती के बाद कपड़ा निर्माण राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। बहुत सारे कर्मचारियों के बारे में बताया गया, उनके वेतन के बारे में बताया गया है। कपड़े निर्माण में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। कपड़ा उत्पादन राज्य की देखरेख में ही होता था। तो मौर्य टाइम पर अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि थी, मेन कृषि आधारित थी। दूसरा क्या था, कपड़ा उद्योग था। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। वस्तुओं की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता था, बेचे हुए माल पर कर लगाया जाता था, बाजार में सामान लाए जाते थे और बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। तो शिल्प, व्यापार और समाज संगठन, इस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य था वो उसकी अर्थव्यवस्था थी, वो उसकी सोसाइटी थी। मौर्य साम्राज्य के अगर हम समाज की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य का जो समाज है वो 7 भागों में बटा है। कुछ लोग फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, जो राज्य को सलाह दे रहे हैं। कुछ किसान हैं, सैनिक हैं, चरवाहे हैं, कारीगर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पार्षद हैं। वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से लागू है समाज में। और कोई ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया है। धनी व्यक्ति भी हैं, दास भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। विवाह जो है वो वर्ण के भीतर ही हो रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रही है, गोत्र के बाहर शादियाँ नहीं हो रही हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के बारे में बताया गया है। जो उच्च घराने की महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। जो गरीब महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, वेश्याएं हैं, ये अपने घरों के अंदर और बाहर कताई बुनाई करती थी। कौटिल्य कह रहे हैं कि जो वैश्यावृत्ति होती है ये एक पेशा था, ठीक है, और इसको चलाने के लिए गणिका अध्यक्ष को रखा गया था। तो इस तरीके से मौर्य की सोसाइटी थी। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मौर्य प्रशासन के पुनर्निर्माण के क्या सोर्स हैं। तो मौर्य प्रशासन के पुनर्निर्माण के सोर्स क्या थे, मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख।
क्या अर्थशास्त्र की रचना मौर्य प्रशासन में हुई थी, इसकी चर्चा कीजिए, अगला क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो मौर्य काल में ही हुई थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि नहीं, इसके कुछ भाग बाद में भी जोड़े गए थे। तो मौर्य इतिहास के लिए क्या अशोक के अभिलेख अर्थशास्त्र से अधिक विश्वसनीय हैं? बिल्कुल है। हालांकि अर्थशास्त्र भी एक विश्वसनीय ग्रंथ है, अशोक के अभिलेख भी हो सकता है बढ़ा चढ़ाकर लिखे हुए हैं, लेकिन अभी भी सारे अभिलेखों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ऐसे में हम अर्थशास्त्र को ही विश्वसनीय मानेंगे। इसके अलावा शहरी प्रशासन के बारे में आप बता ही दोगे, केंद्रीकृत राज्य था ये बता ही दोगे आप, ठीक है। तो इस चैप्टर का पहला भाग हम यहीं खत्म करते हैं। इस चैप्टर का जो दूसरा भाग है मौर्योत्तर काल, इस चैप्टर के भाग 2 में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे भाग 2 में। आशा है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।